वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग डेली का करंट अफेयर्स करेंगे। हम 26 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्टैटिक जीके के और जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, हमारे परीक्षा से उपयोगी संबंधित क्वेश्चंस को। उसके बाद हम लोग पिछले 2-3 महीने के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं 26 अक्टूबर यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला हमारा है, भारत की पहली माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये भारत का पहला माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी कि ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित होगा। अब जो है ये स्थापित हो चुका है और इसका उद्घाटन किया जा चुका है, ठीक है। तो भारत की पहली माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो आपका माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम या फिर माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये जो है एक वेबसाइट है, ठीक है ना। और ये क्या करेगी, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर मौसमी प्रवासी महिलाओं और बच्चों की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। यानी कि जो आपके किसी एक विशेष मौसम में मुंबई शहर में आते हैं, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं, तो ऐसे प्रवासी महिलाओं और बच्चों की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा। ओके, अगला हमारा है, विश्व वन्य जीव कोष की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में वन्य जीव आबादी में साल 1970 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि विश्व वन्य जीव कोष ये कब स्थापित हुआ था, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, और ये क्या बता रहा है कि 1970 से 2018 के बीच में वन्य जीव आबादी यानी कि वनों में जो आबादी रहती है जानवरों की, उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो लगभग 69% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है 1970 से 2018 के बीच, WWF की इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। ओके, हाल ही में कौन भारतीय मूल के अश्वेत व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दिवाली के दिन ये जो है प्रधानमंत्री बने, इनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है ना। तो ये भारतीय मूल के हैं, यानी कि इनके माता पिता कहाँ से थे, तो इनके माता पिता भारत से संबंधित थे, ठीक है। तो अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये नागरिक कहाँ के हैं, तो नागरिक ये ब्रिटेन के ही हैं, ठीक है ना। भारतीय मूल हैं लेकिन आपके नागरिक कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो ये हैं आपके ऋषि सुनक, और ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन की किस पार्टी के जो नेता हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है ना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। तो गूगल ने जो है ये साझेदारी की है किसके साथ, असम राज्य के साथ, ठीक है ना। वहाँ के जो है बच्चों का डिजिटल आपके स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये किसने, गूगल ने किस राज्य के साथ, तो असम राज्य के साथ जो है साझेदारी करी है। रिलायंस जियो ने हाई स्पीड 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए किस कंपनी के साथ जो है साझेदारी की है। तो रिलायंस जियो 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए दो कंपनियां हैं, एक तो आपकी नोकिया है और दूसरा है आपका एरिक्सन कंपनी, ठीक है। तो नोकिया और एरिक्सन कंपनी के साथ जो है इसने साझेदारी की है, किसने, रिलायंस जियो ने, ताकि जो है 5G नेटवर्क, हाई स्पीड 5G नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके। ओके, सितरंग चक्रवाती तूफान भारत के किस तट को प्रभावित करने की आशंका है। तो सितरंग नाम का एक चक्रवाती तूफान जो है ये आने वाला है, ठीक है ना। इसके प्रभाव दिखने स्टार्ट भी हो गए हैं, और ये भारत के जो बंगाल की खाड़ी का जो तट है, इधर की ओर जो है आपका ये अपना प्रभाव डालेगा। लगभग इससे 12 राज्य जो है प्रभावित हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स थे। लास्ट हमारा ये यहाँ पे करंट अफेयर्स कौन सा है, भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो फिनटेक कंपनी जो है कौन सी है जिसने ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया, तो आप लोग जिससे आपका फ़ोन पे नाम का एक ऐप होता है जिससे आप लोग पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस कंपनी ने ही अपना ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है, ये भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर होगा। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। आज के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो पहला हमारा है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई। अभी आपको बताया गया 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है, तो यूक्रेन जो देश है जिस पर इस समय रूस आक्रमण कर रहा है, ठीक है ना,
इसे जो है विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है या रोटी की डलिया इसे कहा जाता है। अगला हमारा है संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किस देश के संविधान से जो है भारतीय संविधान में ली गई थी। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दोनों जो है हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है साउथ अफ्रीका से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। जो है मूल अधिकारों को जो है स्थगन कहाँ से लिया गया, यानी कि जब आपातकाल लगेगा तो सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। आपको बताना है कि आपातकाल के भी दौरान कौन कौन से मूल अधिकार नहीं समाप्त होते हैं। ठीक है ना, ऐसे दो आपके मूल अधिकार हैं जो नहीं समाप्त होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है। तो ये एक आपका काकेकस पर्वत, इसके अलावा जो यूराल पर्वत है ये जो है किसे एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपके हरियाणा राज्य में। ओके ना। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी पूंजीवादी और समाजवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है, इसीलिए जो है इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। तो पीसी महालनोबिस जो कि आपके बहुत बड़े सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, सांख्यिकीविद थे वो। ठीक, तो 1949 में इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये कितने विधियों से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। पहला तो आपका है साधन लागत या फिर आय विधि, और दूसरा है आपका उत्पादन विधि, तीसरा क्या है व्यय विधि। ठीक है, तो आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, इन 3 विधियों से आपके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है ना, तो इन्हें जो है आपके योजना मतलब कि भारत में नियोजन का जनक भी कहा जाता है, किसे, एम विश्वेश्वरैया को। तो इनकी पुस्तक का नाम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को क्या नाम दिया जाता है। तो जिस तरह से आपका अमेरिका में होता है एस्ट्रोनॉट, रूस के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको कॉस्मोनॉट्स कहते हैं, उसी तरह से भारत में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको व्योमोनॉट्स कहते हैं। तो व्योम क्या होता है, तो व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष में जो जाते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं ये लोग, भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को दिया जाता है व्योमोनॉट्स नाम। देवधर ट्रॉफी और ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो देवधर ट्रॉफी और ईरानी कप ये दोनों ही आपके क्रिकेट के जो है संबंधित हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अगला हमारा है संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये दोनों जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप ये दोनों आपके फुटबॉल से संबंधित हैं, और भारत में जो है जो सबसे पुराना आपका फुटबॉल का जो कप है वो है आपका डूरंड कप प्रतियोगिता। ओके, भारतीय फुटबॉल का घर किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है कोलकाता को। ठीक है ना, तो कोलकाता को जो है भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो जूट से संबंधित अधिकतर कार्य कहाँ पे होते हैं, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में होते हैं, इसीलिए जो है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला हमारा है असम राइफल्स। तो पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था कछार लेवी। ठीक है ना, अब इसका नाम है असम राइफल्स। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका याद रखिएगा आप लोग, इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी कछार लेवी के नाम से। अब इसका नाम क्या है, असम राइफल्स। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय है आपके शिलोंग में। पट्टादकल के स्मारकों के समूह जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। तो ये जो आपके पट्टादकल के स्मारकों के समूह हैं ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद होने चाहिए कहाँ पे स्थित हैं, ये कर्नाटक में, और इन्हें जो है 1987 में कहाँ पे स्थापित किया गया था, आपके यूनेस्को में जो है इनके शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल रुद्रेश्वर मंदिर या फिर रामप्पा मंदिर, तो रामप्पा मंदिर को ही रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक,
अगला हमारा है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य लगभग कितने किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर का अंतर होता है या फिर कितने किलोमीटर की दूरी होती है, आप बता सकते हैं। तो ये लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाएं, तो पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखाएं किस तरह से होती हैं, तो इस तरह से जो है आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है, तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। और पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपकी इस तरह से होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। और 1 डिग्री देशांतर पे कितने मिनट का अंतर हो जाता है, तो ये हो जाता है आपके 4 मिनट का अंतर। तो ये हमारे क्या थे, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब देखते हैं हम लोग पिछले जो है महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि हमारे एग्जाम्स में के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। रिवीजन करने से क्या होगा कि चीज़ें हमें याद रहेंगी। ओके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में जो पहले स्थान पे है वो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ओके, नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बस टिकट में 50% की छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना प्रारंभ की है। तो नारी को नमन योजना भी हाल ही में आपके कहाँ पे पूछा गया था, यूपी पेट के एग्जाम में, और ये जुलाई का करंट अफेयर्स था। तो ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया था नारी को नमन, महिलाओं को बस टिकट में 50% की छूट प्रदान करना इसका उद्देश्य था। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा। तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, जो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा वो होगा आपका लेह हवाई अड्डा। तो लेह कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में स्थित है। देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं। तो अभी जो आपकी नई विधानसभा बनी है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना, एकनाथ शिंदे जिसमें मुख्यमंत्री हैं, उसमें जो है राहुल नार्वेकर जो है बनाए गए हैं, सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। ओके, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया। तो उपभोक्ता अधिकारों को के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपका जागृति नाम का एक शुभंकर लॉन्च किया गया था। ठीक है, जागो ग्राहक जागो अभियान के लिए। ओके, तो ये आपके उपभोक्ता से संबंधित अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए था जागृति उपग्रह। ये भी आपके हाल ही के एग्जाम में आया था और ये भी जुलाई का ही करंट अफेयर्स है। किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है क्या था, विवाद था। ठीक है, सीमा विवाद था। अब इसे हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो संस्कृति मंत्रालय भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे स्थापित करेगी, नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में था, इसका नाम बदल के अब सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा। ओके, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया। तो काशी यात्रा योजना स्टार्ट की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि इस योजना में 30,000 तीर्थयात्री चुने जाएंगे और प्रत्येक यात्री को जो है 5,000 रुपये का योगदान प्रदान किया जाएगा ताकि वो काशी की यात्रा कर सके। किसने स्टार्ट किया है, तो कर्नाटक सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा है विंबलडन 2022 टेनिस टूर्नामेंट। तो विंबलडन में जो आपका पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता। तो विंबलडन 2022 में पुरुष एकल हैं आपके के विजेता हैं आपके नोवाक जोकोविक, जो कि आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और किसे हराया इन्होंने, यानी कि उपविजेता कौन रहे, तो वो रहे आपके निक किर्गियोस, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। महिला एकल का खिताब किसने जीता विंबलडन 2022 में, तो एलिना रिबाकीना ने जीता। ये आपकी कजाकिस्तान की हैं। ठीक है ना, उपविजेता कौन रही, तो उपविजेता आपकी अंस जाबेउर रही, जो कि किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये ट्यूनीसिया की खिलाड़ी हैं। तो पुरुष एकल नोवाक जोकोविक और महिला एकल एलिना रिबाकीना। ओके, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन दो भारतीय स्थानों को शामिल किया है। तो अहमदाबाद और केरल जो है ये शामिल हुए हैं वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में। ठीक है ना, तो इसमें जो है भारत के ये दो स्थान शामिल हुए हैं, अहमदाबाद और केरल। और केरल को इको टूरिज्म स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन ने इसे प्रकाशित किया है। ओके,
किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया? तो नासा ने लॉन्च किया है इसे, ये आपको याद रखना है कि जो आपका कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है इसे नासा ने लॉन्च किया है, लेकिन लॉन्च कहाँ से किया? तो न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगा कैपस्टोन अंतरिक्ष यान? तो चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। सर्वाइकल कैंसर का कारक क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए जो वैक्सीन जो है बनाई गई है वो बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा, ठीक है ना। इसके पहले जो है कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड भी इसी कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो अब सर्वाइकल कैंसर के लिए जो आपकी वैक्सीन है QHPV ये निर्मित की गई है आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया भीमावरम आंध्र प्रदेश में। अभी हाल ही में आपने RRR मूवी देखी थी, उसमें जो है अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये प्रदर्शित किए गए थे, ठीक है ना। तो भीमावरम आंध्र प्रदेश में इनकी 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा एक फैक्ट याद रखना कि अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ 1922 ईस्वी में रंपा विद्रोह किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए भारत के पहले यात्री ड्रोन जिसका नाम क्या रखा गया है? वरुण, ठीक है ना, इसका अनावरण किया है। तो ये जो आपका है भारत का पहला यात्री ड्रोन, ये एक ड्रोन है जो इंसानों को भी जो है उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? वरुण है। और ये जो है इसकी क्षमता कितनी है? तो 130 किलोग्राम तक के भार को ये 25 किलोमीटर दूरी तक ले जा सकता है, ठीक है ना। तो 130 किलोग्राम का भार ये उठा सकता है ये ड्रोन, और 25 किलोमीटर दूरी तक इसे ले जा सकता है। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? तो ये है आपका वरुण। किसके लिए? तो भारतीय नौसेना के लिए इसको जो है उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में अगले 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को सिंगलीला नेशनल पार्क में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है सिंगलीला नेशनल पार्क। और अगले 5 वर्षों में इसमें 20 रेड पांडा को जो है ला करके स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? तो ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। और ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा ने जो है मिल करके बनाया है, ठीक है ना। ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि किसने जारी की? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये आपका DRDO संस्था है। DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसने जो है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। ओके, नशीले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन नारकोस जो है ये प्रारंभ किया गया रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के द्वारा, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? नशीले पदार्थों पर रोक लगाना। अगला हमारा है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022, ये जो है कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया 23 अक्टूबर को। क्योंकि जो है ये जो आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष जो धनतेरस है ये 23 अक्टूबर को पड़ा, इसीलिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी 23 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है? तो 24 अक्टूबर को होता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की। निशस्त्रीकरण सप्ताह, तो ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र से ही संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जो है 1 हफ्ते तक जो है निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है, ठीक। 24 से 30 अक्टूबर तक जो है आपका निशस्त्रीकरण जो है सप्ताह मनाया गया है। ओके, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।